एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैस्टेड क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 8, जो कि है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसके जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म है वो काशी में हुआ था, और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही ज़्यादा देश प्रेम और क्रांति चेतना वाला था। ठीक है, किशोर वय में ही उन्होंने स्वदेश की दुर्दशा का त्रासद अनुभव कर लिया था कि किस तरह की जो हमारे देश की अपने देश की जो दुर्दशा है वो कैसी है, तो उस चीज़ का उन्होंने अनुभव कर लिया था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनर्जागरण की चेतना के अप्रतिम नायक थे। बंगाल के प्रख्यात मनीषी और पुनर्जागरण के विशिष्ट नायक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से उनका अंतरंग संबंध था। बंधन मुक्ति की चेतना और आधुनिकता की रोशनी से हिंदी क्षेत्र को आलोकित करने के लिए उनका मानस व्याकुल रहता था। और जो मतलब उन्होंने अपनी अभिप्सा को मूर्त करने के लिए उन्होंने समान धर्म रचनाकारों को प्रेरित प्रोत्साहित किया। तदीय समाज की स्थापना की, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की, विविध विधाओं में साहित्य रचना की, और उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली, और हरिश्चंद्र मैगजीन भी उन्होंने उसका भी संपादन किया। उसके बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से वो प्रकाशित होने लगी। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया, और उन्होंने बांग्ला के नाटकों का अनुवाद भी किया, जिनमें धनंजय, विजय, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, सत्य, हरिश्चंद्र तथा मुद्रा राक्षस आदि प्रमुख हैं। उनके मौलिक नाटक हैं वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवती, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की धारणा के मुताबिक सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। यह चाल शिल्प और संवेदना की दृष्टि से सर्वथा नवीन थी, और खड़ी बोली गद्य में हिंदी की यात्रा जाति संवेदना से अनुप्राणित होकर शुरू हुई थी, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन रचनाकारों ने अपनी साधना से अपेक्षित गति दी। हिंदी नाटक और निबंध की परंपरा भारतेंदु से ही शुरू होती है, और जो आधुनिक मतलब हरिश्चंद्र का प्रभाव उनके समकालीनों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आधुनिक हिंदी गद्य में विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें चैप्टर दिया गया है मतलब कि, और जो अपने समकालीन लेखकों का नेतृत्व भी उन्होंने किया, उसके साथ साथ परिवर्ती लेखकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी उन्होंने किया, और पाठ्य पुस्तक के लिए जो उनका बलिया के ददरी मेले में दिया गया व्याख्यान भी चुना गया था। ठीक है, यहाँ पर जो हमें चैप्टर दिया गया है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु का एक प्रसिद्ध भाषण है, और इसमें एक और ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग्य है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर भी है। ठीक है, भारतेंदु ने आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात करी है, और जो भारतीय समाज की रूढ़ियाँ और गलत जीवन शैली है उस पर प्रहार किया है, उस पर व्यंग्य उन्होंने किया है इस चैप्टर में। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्वता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है, और अत्यंत प्रेरक ढंग से इस चीज़ को व्यक्त किया है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस चैप्टर ये जो चैप्टर है भारतेंदु का एक प्रसिद्ध भाषण है। ठीक है, उसके ऊपर ही ये चैप्टर लिखा गया है, और इसीलिए इसका जो शीर्षक है, जो नाम है, वो रखा गया है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, लेखक ने इस पाठ में एक और जो ब्रिटिश सरकार है उसकी मनमानी पर व्यंग्य किया है, और दूसरी ओर जो अंग्रेजों का परिश्रम है उसकी जो मतलब उसके प्रति आदर भी व्यक्त किया है। ठीक है, लेखक ने अपने भाषण में हिंदुस्तानियों की कमी का वर्णन भी किया है, और भारतवर्ष की उन्नति के लिए जो जनसंख्या नियंत्रण है, श्रम की महत्वता है, आत्मबल और त्याग भावना को अनिवार्य कहा है। लेखक क्या होता है कि अब यहाँ पर इसमें बताया गया है कि आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। ठीक है, लेखक बलिया गांव में स्नान पर्व पर गया था। वहाँ पर देश के विभिन्न स्थानों से प्रत्येक जाति का आदमी
आया हुआ था। यहाँ इतने आदमी इकट्ठे होना उस समय के कलेक्टर रॉबर्ट साहब बहादुर के कारण हुआ था। लेखक रॉबर्ट साहब को बादशाह अकबर के समान मानता था। जैसे अकबर के दरबार में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल थे, वही रॉबर्ट साहब के साथ मुंशी चतुर्भुज सहाय और मुंशी बिहारीलाल साहब भी थे। ठीक है। और उसके बाद वो बताते हैं कि लेखक हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी मानता था जिस पर तरह तरह के टैक्स लगे हुए थे और इसका इंजन ब्रिटिश सरकार के पास था। वैसे भी हम लोग बिना किसी के चलाए चल नहीं सकते, ऐसा लेखक का कहना था। जो हमारे लेखक हैं इस चैप्टर के, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो वो बताते हैं कि जो हिंदुस्तानी हैं उनमें किस चीज़ की मतलब क्या कमी है और क्या क्या गलतियां वो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो खुद से नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि हमें अंग्रेज़ों का हमें अंग्रेज़ चला रहे हैं। ठीक है, और हम अंग्रेज़ों के चलाए में चल रहे हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि उस समय राजा महाराजा नवाब रईसों के पास अपनी झूठी प्रशंसा से ही फुसस्त नहीं थी, इसलिए प्रजा के विषय में कौन सोचे। प्रजा की दशा बहुत शोचनीय थी। बहुत पहले जब आर्य लोग हिंदुस्तान आए थे तो उन्हें वहाँ के रीति रिवाज, नीति विचार सब राजा और ब्राह्मणों ने सिखाए थे। यदि वे लोग अब भी चाहें तो हमारे देश की स्थिति सुधार सकती है, लेकिन उन लोगों को तो आलस्य तथा झूठी प्रशंसा ने घेर रखा है। ठीक है, एक वह समय था जब हमारे पास कोई साधन नहीं था। उस समय हमारे पूर्वजों ने बांस की नलियों से तारागृह की गति लिखी थी। अब ठीक वैसी ही तारागृह गति 16 लाख रुपए की लागत की दूरबीन से लिखी जा रही है। उसके बाद वो बताते हैं कि मतलब जो आज जो भी कुछ है, ठीक है, आज हमारे पास हजारों प्रकार के यंत्र तथा पुस्तकें उपलब्ध हैं, फिर भी हम कुछ करना नहीं चाहते। हम लोग तो म्यूनिसिपालिटी की कचरा फेंकने वाली गाड़ी बने हुए हैं और इस समय सभी देश उन्नति की राह पर दौड़े चले जा रहे हैं और हम वहीं खड़े मिट्टी खोद रहे हैं। इस तरह से जो लेखक हैं वो भारतीयों पर व्यंग्य करते हैं। हम लोगों से अच्छे तो जापान के लोग हैं जो उन्नति कर रहे हैं। ऐसे उन्नति के समय में यदि कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता था तो यही कहा जाएगा कि उस पर भगवान का कोप है। लेखक को उसके मित्रों ने भारत की उन्नति कैसे हो के लिए बोलने के लिए कहा था। भागवत में एक श्लोक है, ठीक है, और नृधे माधम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभ स्वतेरितुम पुमान भवाब्धि ना तरेत सा आत्महा। यानी कि भगवान कहते हैं, यानी इसका मतलब है अर्थात मनुष्य जन्म लेकर गुरु की कृपा प्राप्त करके तथा भगवान का आशीर्वाद साथ हो तो भी मनुष्य संसार सागर को पार न करे तो उसे आत्महत्यारा कहना चाहिए। ठीक है, भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। और वही दशा है इस हमारे हिंदुस्तान की। ठीक है, उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि उस समय ऐसी ही स्थिति हिंदुस्तानियों की थी और जो मतलब उन्होंने अंग्रेजी सरकार से सभी प्रकार के साधन उपलब्ध थे लेकिन उन्होंने उन्नति नहीं करनी चाहिए। हम लोग कुएं के मेंढक, काट के उल्लू और पिंजड़े के गंगा राम ही बने रहे, जो पिंजड़े के गंगा राम ही बने रहे हैं और लोगों से उन्नति की बात करो तो वे कहने लगते हैं कि उन्हें काम से ही फुर्सत नहीं है, यह काम उनका है जिनका पेट भरा हुआ है। परंतु ऐसा कहना भूल है। इंग्लैंड भी कभी खाली पेट था। वहाँ के लोगों ने एक हाथ पेट भरने के लिए तो दूसरे हाथ का उपयोग देश की उन्नति में लगाया। ठीक है, वहाँ लोग खाली बैठना पसंद नहीं करते, वे लोग गप्पों में भी देश के भविष्य की बातें करते हैं।
इसके विपरीत हमारे यहाँ खाली बैठकर चिलम पीना तथा या गप्पे मारना होता है। जितना लोग खाली बैठते हैं उसे उतना बड़ा अमीर समझा जाता है। मलुकदास जी ने ऐसे लोगों पर दोहा लिखा है, अजगर करे ना चाकरी, ठीक है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। हमारे चारों ओर ऐसे ही लोगों का बोलबाला है। अमीरों की जी हजूरी करना ही काम रह गया है। इससे हिंदुस्तान की दशा बिगड़ रही है और जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य की गिनती बढ़ती जा रही है और रुपया कम होता जा रहा है। हमें रुपया बढ़ाने का उपाय सोचना चाहिए। उसके लिए राजा महाराजा से कोई उम्मीद मत रखो। पंडित जी भी कथा में कोई उपाय नहीं बताएंगे। मनुष्य को अपना आलस्य छोड़कर परिश्रम करना चाहिए, उन्नति की दौड़ में भाग लेना चाहिए। यदि हम लोग पिछड़ गए तो फिर हमें कोई ऊपर नहीं उठा सकता। लेखक ने पृथ्वीराज का उदाहरण दिया है कि जब उसे तीर मारने का अवसर मिला उसने गयासुद्दीन को मार गिराया, ठीक है। और जो मतलब अब जो ब्रिटिश राज्य है उसमें वो उन्नति के अवसर हैं, उसका लाभ उठाओ। सब चीज़ों में उन्नति करनी चाहिए। उन बातों का साथ छोड़ देना चाहिए जो उन्नति के मार्ग में बाधा बनती हों, ठीक है। देश का भला सोचने वाले लोगों को अपना सुख, धन तथा मान का बलिदान करना चाहिए। अपने अंदर की कमियों के मूल कारण को ढूंढकर दूर करना चाहिए। देश की उन्नति के लिए यदि बदनामी भी गले लगानी पड़े तो तैयार रहना चाहिए। उसके बिना देश का भला नहीं हो सकता। लेखक लोगों को कुछ बातें बताता है जो लोगों को सुधरने तथा उन्नति करने में योगदान देती हैं। सबसे पहले मनुष्य जो है, ठीक है, मनुष्य को अपने धर्म में ही उन्नति करनी चाहिए। धर्म में ही उन्नति का सार है। जैसे आज के दिन बलिया में सभी लोग स्नान पर्व के लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ लोग आपस में मिलकर अपने सुख दुख की बातें करते हैं। अपना व्यवहार करने के लिए भी आए हैं, अपना व्यापार करने के लिए भी आए हैं। महीने में 1-2 व्रत करने से शरीर शुद्ध रहता है। दीपावली पर घर तथा बाहर का वातावरण स्वच्छ हो जाता है। होलिका दहन से वसंत की बिगड़ी हवा ठीक हो जाती है। और इस प्रकार धर्म नीति और समाज नीति दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। लोगों ने धर्म का असली अर्थ समझने के स्थान पर धर्म को केवल ईश्वर के चरण कमल पूजने का काम समझ लिया है। और जो लेखक हैं वो कहते हैं कि धर्म के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म का स्वरूप बदल रखा है। आवश्यकता है आँख खोलकर धर्म के वास्तविक अर्थ को जानने की। जो बात मनुष्य के हित में है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और जिस बात में अहित हो उसे त्याग देना चाहिए, ठीक है। धर्मशास्त्रों में बताया है कि जो लेखक है वो कहते हैं कि धर्मशास्त्रों में विधवा विवाह, जहाज में सफ़र करना आदि को गलत नहीं बताया है, परंतु समाज में इन बातों का विरोध किया गया है। और छोटी उम्र में शादी करके बच्चे के विकास को रोकना नहीं चाहिए। उसे दुनियादारी की बातें सिखानी चाहिए। लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो सभी घर हैं, ठीक है, मतलब कि उन्हें कुल धर्म, देश धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए और सभी घरों के लोगों को आपस के सभी झगड़े छोड़कर एकजुट होकर देश की उन्नति की ओर चलना चाहिए। मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को नीचा नहीं समझना चाहिए। मुसलमानों में हिंदुओं की तरह आपस में खाने पीने, जात पात का भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी दशा नहीं सुधारी। पुरानी बातों को भुलाकर आपस में मिलकर रहना चाहिए। लड़कों को लड़कपन में मीर हसन की मसनवी और इंद्र सभा पढ़ने को नहीं देनी चाहिए। उन्हें अच्छी शिक्षा दें, रोजगार की बातें सिखाएं, पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर भेजें जिससे वे वहाँ का काम सीख कर आएँ और देश की उन्नति में हाथ बढ़ाएं, ठीक है। और उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि हिंदू लोगों को भी आपस में जात पात भूलकर प्रेम से रहना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाला चाहे किसी भी जाति, धर्म और स्थान का हो, उसे केवल देश हित की सोचनी चाहिए।
मिलकर रहने से काम बढ़ेगा, काम बढ़ने से रुपया बढ़ेगा और वह रुपया हमारे हमारे ही देश में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं, वो कहते हैं कि आज हमारा धन जो है वो बाहर कई देशों में जा रहा है, माचिस जैसी छोटी सी वस्तु भी बाहर से मंगवाई जा रही है। लेखक कहते हैं, लेखक जो हैं वो बताते हैं कि पहनने का कपड़ा भी बाहर से आता है, हमें इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कि हम मतलब अपनी निजी ज़रूरतों को अपनी निजी ज़रूरतों के लिए भी दूसरों पर हमें निर्भर होना पड़े। विदेशी भाषा और वस्तु को अपनाने से देश की उन्नति संभव नहीं है, उसके लिए अपनी भाषा सीखनी चाहिए जिससे उन्नति हो सके। ठीक है, जो लेखक हैं वो कहते हैं कि आलस्य को छोड़कर सभी लोगों को काम करना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो एक जात धर्म की जो लड़ाई है वो उसे छोड़कर हमें एक साथ आ जाना चाहिए और काम करना चाहिए जिससे कि हमारे देश की भी उन्नति होगी। ठीक है, और जो हमारे देश की भाषा है, ठीक है, भाषा को हमें चेंज मतलब कि अपनी जो हमें दूसरे देश की भाषा नहीं सीखनी चाहिए, बल्कि जो हमारी भाषा है, ठीक है, हमें अपने देश की भाषा में ही उन्नति करनी चाहिए। यहाँ पर जो लेखक हैं मतलब वो ये बताते हैं कि हमें जो दूसरे परदेसी चीज़ है, ठीक है, विदेश की जो भी चीज़ है या विदेश की भाषा है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें जो अपने देश की, स्वदेश की, अपने ही देश की भाषा है उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए और उसमें उन्नति करनी चाहिए, और तभी हमारी जो उन्नति है वो हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।